Assalamualaikum and welcome to a new episode of Dr. Gudiya's Take। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो उन्होंने बहुत सारे हमारे हिट सीरियल्स जो हैं उनको डायरेक्ट किया है, जिनमें से चंद के नाम मैं आपको अभी बताती हूँ। बेबाक जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, घर तितली का पर, और इसके अलावा की जाना मैं कौन, यार ना बिछड़े, और दासी, और सराब। इतने बेशुमार नाम हैं कि मैं इन सब नामों को एक्चुअली गिन भी नहीं सकती। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आज की हम अपनी शख्सियत से रूबरू बात करें और उनसे खुद ही पूछें कि उनकी जर्नी यहाँ तक कैसी रही, कौन कौन से ड्रामे उन्होंने डायरेक्ट किए और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलें जी, आज आपकी मुलाकात कराती हूँ बहुत मशहूर डायरेक्टर मोहसिन तलत साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोहसिन भाई? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप बताएं ठीक हैं? गुड टू सी यू। बस गुड टू सी यू टू, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बिजी स्केड्यूल में से आप टाइम निकाल के आए हैं, आपने इंटरव्यू देने के लिए हामी भरी है, तो तहे दिल से मशकूर हूँ आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मोहसिन भाई, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। मैं जब आपकी थोड़ी सी देख रही थी बायोग्राफी भी, बहुत सारे चैनल्स, बल्कि तकरीबन सारे चैनल्स पे आपने काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हम से लेके ARY, एक्सप्रेस, TV1, और लाइक मतलब कोई चैनल आपने ऐसा छोड़ा, एक्सप्रेस टीवी एक्चुअली, तो कोई चैनल आपने छोड़ा नहीं है जिसमें आपने काम ना किया हो। तो जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? देखिए जी, बिन अब तो कोई मोर देन 2.5 डिकेड्स। मैट्रिक के फौरन बाद, जिस दिन मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म हुए थे उससे अगले दिन एक काम से गए थे किसी प्रोडक्शन हाउस, और उनके यहाँ ऑडिशन थे। तो उन्होंने कहा जी ऑडिशन के लिए हमारे पास जो लोग आए थे वो कम पड़ गए, जो आपको बता रहे हैं वो आप ऑडिशन दे दीजिए। तो जब ऑडिशन दिया उसमें सेलेक्ट भी हो गए लकीली। तो बस उस पहले एक कमर्शियल के दरमियान शूटिंग करते हुए अंदाजा हुआ कि आप बिहाइंड द कैमरा ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो वो जो डायरेक्टर थे उनको मैंने कहा फिर कि जी देखिए, मुझे लगता है कि मैं बिहाइंड द कैमरा में ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं विजुअलाइजर ज्यादा अच्छा हूँ, तो मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। बस उनको ये बात बड़ी समझ आई, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। बस फिर चल फिर घर पे जरा आके बताया कि इस तरह से है। इट वॉज मैं बात कर रहा हूँ कोई 93 की। जी मैं कह रहा था कि हम माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, तो उनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और पेरेंट्स की जो है ना वो कोशिश होती है कि अपनी जो पहली औलाद है उसकी तालीम और तरबियत दोनों पे इतनी मेहनत कर लें। अगर पहली ईंट ठीक लग जाती है तो बाकी ईंटें ऑटोमेटिकली ठीक लग जाती हैं और वो दीवार जो है वो अच्छी खड़ी हो जाती है। तो जब काम कर रहे थे, जिन जिन को असिस्ट कर रहे थे, उनको ये बताता गया कि जी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता मैं। तो मैंने मास्टर्स किया है 99-2000 में मास कम्युनिकेशन में। तब KU से ही होता था सिर्फ, अब तो फिर पाकिस्तान में या कराची में ही सिर्फ देयर इज मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज जो कि एफिलिएटेड हैं, आपको मीडिया साइंस पढ़ा रही होती हैं। उसके अलावा CNN की एक वर्कशॉप की है मैंने 6 मंथ्स की, मैंने BBC की एक वर्कशॉप की है 6 मंथ्स की, नाइफा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से एक फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है। तो पढ़ाई इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपने अपने आप को अपग्रेड करना होता है डे बाय डे। और आजकल तो इक्विपमेंट के थ्रू या वैसे अदरवाइज आप जो है ना वो बहुत बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड हो रही हैं। तो वो आपको टेक्निकली साउंड होना भी बड़ा ज़रूरी है। एक डायरेक्टर को मुझे लगता है हर चीज़ पे कमांड आनी चाहिए। यानी आप तो एक्चुअली तो हर चीज़ को सुपरवाइज आप ही करवा रहे होते हैं ना, चाहे वो स्क्रिप्ट सेंस हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो कैमरा हो, इवन वो एक्टिंग हो, हर चीज़ के ऊपर जो है वो आपकी कमांड होगी, तभी आप दूसरों से करवा पाएंगे, वरना तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे सामने वाला करके दे रहा है वैसा ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे ये बताएं कि डायरेक्टर, बीइंग अ डायरेक्टर,
आपका रोल क्या होता है? मैं ये उन लोगों के लिए सवाल पूछ रही हूँ जिनको शायद इतना आइडिया नहीं है कि डायरेक्टर क्या होता है। हम कहते तो बहुत हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की है, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा-सा और उसको डिटेल में बताएँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट लाइक क्या कैसे होता है? आप चूज़ करते हैं, प्रोडक्शन हाउस आपको बताता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है एक ड्रामा बनने का? देखिए ड्रामा बनने के प्रोसेस की बात कर देता हूँ, वरना बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं डायरेक्टर को किस तरह लेता हूँ वो एक अलग बात है। डायरेक्टर जो है वो आप समझे एक बॉडी में बैकबोन या रूह वाली जो है ना वो चीज करता है। बगैर बैकबोन के आप खड़े नहीं हो सकते और बगैर रूह के जिस्म नहीं रहती। सब चीजें नजर आ रही होंगी आपको, लेकिन जब रूह नहीं होगी जिस्म के अंदर तो वो किस तरह से काम कर सकती है। एक डायरेक्टर जो है वो कहानी बनने से उसमें कौन क्या क्या कहानी किस तरह से डेवलप होगी, उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे, किस किस तरह की कैरेक्टर होंगे, उनकी क्या नौयत होगी, कौन कौन एक्टर होंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे, किस तरह की लाइटिंग होगी, किस तरह एडिटिंग होगी उसकी, उस पर म्यूजिक क्या लगेगा, गाना कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग ये सब कुछ डायरेक्टर की सुपरविजन में ही होता है। अगर आप मुझसे वैसे पूछें तो एक्टर अपनी एक्टिंग के थ्रू बता रहा होता है और राइटर जो है वो अपनी कहानी लिख के बताता है, लेकिन डायरेक्टर जो है वो बेसिकली वो विजुअली अपनी कहानी इंटरप्रेट करता है ऑडियंस के सामने। वेरी ट्रू। बेसिकली इट्स एक लीडर की तरह से आप सारी की सारी टीम को लेके चलना है और उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको समझाना है, उनको बताना है। तो एक जो ड्रामा है उसका एग्जैक्टली एक पूरा तो चले नहीं, पार्शियली क्रेडिट सबको जाता है, पूरी टीम को जाता है, मगर ज्यादातर एक डायरेक्टर को जाता है और उसकी नाकामी का जो डिस्क्रेडिट है फिर वो भी मेरा ख्याल है एक डायरेक्टर को ही लेना है। अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। स्पेशली हमारे यहाँ कोई भी चीज अच्छी होती है ना तो उसका क्रेडिट तो बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। यानी यार क्या अच्छी एक्टिंग की है फलानी, कोई है उसके पीछे जिसने उसको बताया है, गाइड किया है। चलिए माशाल्लाह हमारे यहाँ तो बड़े सीनियर एक्टर्स होते हैं, हमारे पास बड़े अच्छे बड़े टैलेंटेड बड़े सेंसिबल एक्टर्स हैं जिनको पता होता है चीजों का। तो अगर सिखाया नहीं भी है, गाइड तो किया किसी ने, लेकिन सबसे पहले तारीफ होगी एक्टर की कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसलिए हिट हो गया। फिर होती है लिखने वाले की कि बहुत अच्छा टॉपिक था, लिखा बहुत अच्छा गया, डायलॉग कितने अच्छे थे। फिर आती है समहाउ शूट बहुत अच्छा हुआ है, फला चीज है, प्रोडक्शन वैल्यूज अच्छी हैं। फिर कहते हैं हाँ यार डायरेक्शन भी ठीक थी। बट अगर कोई चीज बुरी हो तो सबसे पहले बात आती है कि यार ये कितना बुरा था ये प्रोजेक्ट, इसका डायरेक्टर तो देखें कौन था, जरा डायरेक्टर का नाम देखें कौन था। तो बुराई के लिए बेचारा सबसे पहले खड़ा होता है और अच्छाई जो है ना वो क्रेडिट जो है वो बड़े डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मोहसिन भाई बहुत ही दुखी दिल से आया है ये मुझे लग रहा है। नहीं ये दुखी दिल से नहीं, ये हाँ मैं क्या कहूँ एक बिटर ट्रुथ है हुआ है जो आपके है साथ ही कभी? आपके जो। साथ हुआ है कभी ऐसे? देखिए मैं तो कभी डिसोन नहीं करता अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, कभी भी जिंदगी में कभी मैंने अपने किसी प्रोजेक्ट को किसी एक्टर को, क्योंकि एज कैप्टन ऑफ द शिप ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि आप अपनी किसी औलाद को डिसोन कर दें। माँ बाप को देखा आपने कभी कि अपनी किसी भी औलाद को डिसोन कर देते हैं? पॉसिबल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो ये वो वाला चक्कर है, दैट्स इट। मुझे तो अच्छा हो या बुरा हो मैं बहुत फखर से बताता हूँ हाँ मेरा बच्चा है। हाँ, मगर ऐसे होता है कभी-कभी ना कि कोई बच्चा आपको थोड़ा-सा आप पार्शियल होते हैं उसकी तरफ, थोड़ी-सी ज़्यादा मोहब्बत होती है, मतलब होती है, जी 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 पार्शियलिटी होती है। तो जी। आपके ख्याल से जितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें से थोड़े से पार्शियल आप कंपैरेटिवली कौन से प्रोजेक्ट्स की तरफ? देखिए जिस तरह ऐसे ही ना किसी बच्चे की आपको टैलेंट अच्छा लगता है कि यार ये बच्चा जो है वो क्रिएटिव बहुत है, किसी बच्चे की आपको ये बात अच्छी लगती है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वैसे अच्छा नहीं है लेकिन बादब बहुत है। किसी बच्चे की आपको ये बात अच्छी लगती है कि ये ना पढ़ने में टॉपर है तो इस वजह से आप बड़ा प्राउडली बताते हैं कि मेरी औलाद है। इसी तरह हर प्रोजेक्ट के पीछे या उसके स्पेशल होने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अ, जैसे मुझे लगता है मैंने KRY के लिए किया था तुझ पे कुर्बान, वो मेरे बहुत करीब है।
उसमें उज़मा गिलानी साहिबा थी, परवीन अकबर साहिबा, मारिया वास्ती। ARY के लिए चला था, 3 साढ़े 3 साल ऑन एयर रहा। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी पिछले जो मैंने 6-7 प्रोजेक्ट्स किए हैं, स्पेशली विद हम टीवी, विद मोमल एंटरटेनमेंट, वो सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मुझे उस पूरी टीम के साथ ना एक फैमिली वाली अटैचमेंट हो गई थी, स्पेशली प्रोडक्शन हाउस के साथ, जिसमें की जाना मैं कौन, जाल, दासी, उसके बाद फिर सराब, जिससे अभी सोनिया को बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, सोनिया हुसैन को। फिर यार ना बिछड़े, एंड आजकल अभी एक और ड्रामा था जो बहुत पसंद किया गया, बेबाक। तो ये सारे वो ड्रामे हैं जो मेरे दिल के वैसे बहुत करीब हैं। घर पर मेरा एक सीरियल चला था जियो पे, वो जिस टाइम तक वो सीरियल चलता रहा है, उस टाइम तक वो उसमें सबसे ज्यादा रेटिंग इंडस्ट्री में वही सीरियल ले रहा था। तो उसके भी पसंद किए जाने की बहुत सारी वजहें थी, क्योंकि समटाइम्स ना आप पीटो पार यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्टर कह रहे होते हैं या प्रोड्यूसर की सजेशन होती है या राइटर कह रहा होता है, बट आप कहते हैं मुझे लगता है प्रोजेक्ट की बेटरमेंट के लिए ये चीज इस तरह से होनी चाहिए, और आप अपनी वो वीटो पार यूज कर जाते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मनमानी मैंने अपनी घर तितली का पर में चलाई थी, और वो एक माशाल्लाह लोगों में बहुत पसंद किया गया, बहुत देखा जाने वाला सीरियल रहा था। तो ऐसा ही है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कोई ना कोई खास वजह होती है। वो कभी टीम होती है, कभी कुछ मोमेंट्स होते हैं, कभी कोई स्क्रिप्ट होता है। तो इट इज लाइक दैट। अच्छा मौसम भाई, मैंने आपके जो जितने आपने ड्रामे बताए उनमें से अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फीडबैक दूं, मैंने बेबाक देखा, मैंने दासी देखा, मैंने शराब देखा, मैंने घर तितली का पर वो देखा। हो सकता है मैंने एक दो और ड्रामे देख लूं। और कौन सा मैंने देखा, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो मुझे एक चीज जो है मेरे 2 एक्सप्रेस में भी बहुत अच्छे ड्रामे चले थे, अगर आपको टाइम मिले तो वो जरूर देखिएगा। मैं देखूंगी बिल्कुल। एक था एक था गरमान रह जाए, और एक सॉरी, एक का मेरे जेहन से नाम निकल गया, वो मैं आपको बताऊंगा। जरूर आप मुझे बताइएगा, मैं तो बिल्कुल आई वुड लव टू सी, मुझे बहुत मजा उसकी आता उसकी कास्ट में इमरान अशरफ, सलीम महराज, दिया मुगल, वो कुछ यासर शोरो उसमें। तब तक इमरान इतना बड़ा स्टार, इमरान अशरफ टैलेंटेड तो एक आदमी शुरू है, तो वो इमरान का कोई पहला सोलो लीड आप कह सकते हैं सीरियल था। और उसमें आई मीन वो उनमें भी मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा एफर्ट की थी, तो उसका फीडबैक वैसे अदरवाइज बड़ा अच्छा था। अब हमारे यहाँ तो देखा जाने से, यानी TRP से और नॉमिनेशन से अंदाजा लगाते हैं, तो इनमें से गरमान रह जाए से 3 नॉमिनेशन थी हमारी LSA के लिए। तो ये भी कुछ मुझे बड़े, ये प्रोजेक्ट्स भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। है। मुझे ये बताएं कि जब आप स्क्रिप्ट लेते हैं, मैंने एक चीज जो आपके ड्रामों में देखी, जो मुझे एक कॉमन डिनोमिनेटर लगा, वो ये जो फीमेल लीड है, वो बहुत सबमिसिव टाइप की लीड होती है, और लेकिन उसके बराबर में जो कोई कैरेक्टर कोई ऐसा होता है, जो एक कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है, वो भी औरत होती है जो कि वो बहुत ही नेगेटिव होती है। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे मैं कहूँ अभी बेबाक आपका आया था, उसके अंदर जो रिश्मा गिल ने जो लीड जो कैरेक्टर प्ले किया, आउट एंड आउट नेगेटिव था। और घर तितली का पर में अगर आप देखें, अंजी का जो रोल था वो आउट एंड आउट नेगेटिव जी जी। था। टिल द लास्ट सीन वो नेगेटिव ही रहा। उसके अंदर कोई ग्रे शेड्स या कुछ वो नहीं थे। हम्म, बाकी जो अगर मैं आपको कहूँ, दासी दासी में चले, लीड तो बहुत बेचारी मासूम थी, लेकिन वो जो लीड की सहेली जो फरियाल महमूद ने पर यार खूबसूरत जी। कैरेक्टर किया, वो भी आउट एंड आउट लाइक नेगेटिव, जाके आखिर में थोड़ा सा इंसानियत उसके अंदर आई। तो और जो मर्द होते हैं वो थोड़े से मजलूम होते हैं, लाइक मासूम से होते हैं। तो ये क्यों है कि लाइक इतनी क्यों डिस्पैरिटी है कि हजरात बड़े अच्छे हैं और खवातीन जो है वो आके खराब है, तो ये क्यों है? हाँ देखिए, एक बड़ी टेक्निकल सी डिबेट है इसमें, एक बहुत टेक्निकल सी डिबेट है। हम्म। समहाउ हम बीइंग अ मीडिया पर्सन, या हम एज
डायरेक्टर, ये हमें जो है ना अपनी सोसाइटी की अक्कासी करनी होती है, हमें उसी को रिप्रेजेंट करना होता है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि जो टारगेट ऑडियंस हमारे ड्रामे की है ना, हुँ, पाकिस्तानी ड्रामे की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए इंटरनेशनली जब हम, जैसे मैं अगर कोई डिजिटल के लिए काम करता हूँ, तो आई डोंट नो आपने मेरा कुछ डिजिटल का काम देखा नहीं देखा। दो दो मैंने फिल्में की थी, शॉर्ट फिल्म्स। एक का नाम था अब्बस और एक का नाम है डांसिंग डॉल। तो वो अगर आप देखें, अच्छा, डांसिंग डॉल आपकी थी वो जो वो आप देखिए ना, ये अगर आप देखेंगे तो उसमें समहाउ कहीं ना कहीं मैसेज होगा। आप जो है अ, हम जो भी काम करते हैं ना, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जब आप कुछ क्रिएट करें तो आपका वो काम ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो जो आपके देखने वाले होते हैं वो हर मीडियम के अलग हैं। जैसे सिनेमा देखने वाला एक अलग माइंडसेट का व्यूअर होगा आपका, डिजिटल देखने वाला एक अलग माइंडसेट का व्यूअर होगा, उसमें भी स्टोरी टेलिंग बहुत अलग होगी। और ड्रामा देखने वाला एक अलग माइंडसेट का व्यूअर होगा। तो हमें अपने उन व्यूअर्स को एंटरटेन करते हुए अपनी बात कहनी है। वो अपना मैसेज जो है वो उनके अपने ही मिजाज से, जो है उनके अपने मिजाज के मुताबिक, जिस चीज को वो पसंद करते हो या जिस चीज को वो देखना चाहें, उसी डोमेन में रहते हुए आपने वो बात करनी होती है। आप देखेंगे तो इश्यूज इन दोनों मीडियम के मेरे इश्यूज भी बहुत डिफरेंट है। इवन टेकिंग या यूं कहें कि जो कहानी की विजुअल इंटरप्रिटेशन है वो बहुत अलग होगी, उनके मैसेजेस बहुत अलग हैं। उसकी वजह यही है। आप देखिए ना, अ, अ, जैसे ये मैंने एक फिल्म की थी अब्बस, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, सनम सईद थी उसमें। तो वो हुँ, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था सियालकोट मोटरवे वाला, वो एक्चुअली बेस कर रही है उस पे। आप अगर वो 9 मिनट की फिल्म देखें तो आप यूं समझें, मेरे कोई 27-28 साल के करियर में हम अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट पे हमारे 1 से 2 इंटरव्यूज होते हैं। उस फिल्म के ऊपर मेरे 9 डिफरेंट न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने इंटरव्यू किया, क्योंकि उन्होंने कहा जी आप वाहिद फिल्म मेकर हैं जिसने इस इशू के ऊपर बात की और इंटेलिजेंटली बात करके चले गए। वो एक इंसिडेंट था जिससे हमारी सोसाइटी की खवातीन के ऊपर साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये उनकी इनसिक्योरिटी कितनी बढ़ रही है, वो बताना बड़ा जरूरी था। और वो बताना आपने बड़े इंटेलिजेंट वे में था। उसमें आपने कहीं भी औरत को कमजोर नहीं दिखाना था, लेकिन दिखाना ये था कि प्रोटेक्शन के लिए कहाँ तक जा सकती है। ठीक है जी। तो वो अब देखिए ना, वहां पे अगर देखा जाए तो उन डिजिटल वाली जितनी चीजें हैं उसमें कहीं भी आपको औरत विलेन नहीं नजर आएगी हुँ, हुँ। लेकिन मुझे ये बताएँ, उसमें। आप मौसनाई के क्या जी। आपका एज़ अ डायरेक्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि थोड़ा अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें कि ये सारी जो बिल्कुल है। और औरतों की आपस में लड़ाइयाँ और ये सब इन चीज़ों से निकल के थोड़ा-सा और ग्रूम करें उनके ज़हनों को, उनकी उसको मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हैं, तो फिर इसका ये तो हल नहीं है कि आप उसको वही चीज़ दिए जाएँ, दिए जाएँ, दिए जाएँ। सो ऑब्वियस ट्रू। देखिए इसीलिए जो है ना हम ग्रेजुअली आ रहे हैं। देखिए हुआ क्या, लोगों को चाय पीने की आदत तो नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने पहले फ्री में चाय बांटी। जब आदत हो गई तो फिर उनको जो है वो उन्होंने इस पे पैसे लगाना शुरू किए। एक टाइम स्पैन हुआ ना, पहले 10 मिनट में वो बात करने लगे, फिर 15 मिनट में करने लगे, फिर तो इसी तरह हम ग्रेजुअली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो वो बात जो मैं समझाना सिखाना या अपने दिल की बात करना चाहता हूँ, उसके लिए हमें डिजिटली ये जो प्लेटफॉर्म मिले हैं उसके थ्रू हम अपनी बात कर रहे हैं। ड्रामे में चले फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ड्रामा किया जिसका नाम है शराब। कोई ऐसी चीज जिससे मुझे लगता है कि समहाउ ना मैंने लोगों को एजुकेट किया, अपनी सोसाइटी को एजुकेट किया। हमारे यहाँ लोग आपकी मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। पेट खराब हो सकता है आपको, आपका दिल, आपके दिल का मर्ज हो सकता है, जहन के मर्ज का मतलब एक ही हो गया कि वो पागल हो गया या पागल हो गई, ऐसा नहीं है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे
आप देखें, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई एक जहनी मरीज जरूर नजर आएगा। मैंने वो एक सीरियल करने से पहले कोई 10 वर्कशॉप्स कराई थी हमें, थैंक्स टू मोमल भाभी एंड हमारे उस वक्त जो जीएम प्रोडक्शन थे शर्जील, उन्होंने ये वर्कशॉप्स अरेंज करवाई थी जो मैंने और सोनिया हुसैन ने की थी, ताकि हमें पता होना चाहिए, हमारे इल्म में होना चाहिए। बहुत कम इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ड्रामे के लिए, टीवी के लिए, जिसकी एक एक शॉट पे, एक एक जेस्चर पे, एक एक इंसर्ट के ऊपर मैं बात कर रहा होता था सोनिया से, सोनिया ये इस तरह करेगी तो मरीज लगेगी, अगर ऐसे करेगी तो ये पागल लगेगी। और हमने ये बारीकियां पकड़ते हुए हमने वो परफॉर्म करवाना। देखिए ना हमारे यहाँ होता क्या है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की सोसाइटी में, यहाँ पे अगर सबसे पहले किसी बच्ची के वो जहनी मर्ज होता है तो हम सबसे पहले तो कहते हैं कि यार इसको जो है ना वो कोई साया हो गया है, कोई जिनबूत का मसला है, हम इसको इस चीज के लिए मना करते हैं, ये फिर भी वो करती है, फलां चीज के लिए मना करते हैं फिर भी वो करती है। एक टाइम लिमिट होती है बीमारी की भी, एक जख्म होता है आपके, अगर आप उसको टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो वो नासूर हो जाता है और फिर जहर बन के वो आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। इसी तरह ये जो जहनी अमराज होते हैं, इसमें भी अगर आपने एक टाइम तक इसको ट्रीट नहीं करवा लिया और आपने इसको जाने दिया कि हम पहले इस नाम पे 3 साल निकाल देते हैं, 4 साल, कि वो कोई असर है, कोई आसेब है, कोई साया है, अल्लाह माफ करे, इस चक्कर में हम निकाल देते हैं 2-3 साल। एंड देन जब हमें क्लियर हो जाता है कि नहीं यार ये नहीं है, तो हम कहते हैं अच्छा वो फुप्पो के यहाँ फुप्पो अपने बेटे से इसकी शादी करवाना चाहती थी, तो इस वजह से उन्होंने कुछ अमल करवाए में फला चीज हुई हुई है, या वो फला रिश्तेदार हैं, या कोई भी अजीज हैं जो कि जेलस हैं और वो कुछ चीजें करवा रहे हैं, तो 3 साल हम उस चक्कर में निकाल देते हैं। तो जब आप 4-5 साल किसी एक जहनी मरीज के ऊपर जाया कर देंगे, तो बाज अमराज ऐसे हैं, बाज मेंटल डिजीजेज ऐसी हैं जिसके बाद आप उन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, आप उनको दवाइयों के थ्रू या थेरेपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वो फिर जिंदगी भर आपके साथ नहीं। तो वो एक अवेयरनेस देने की कोशिश की थी, और हर हर एपिसोड के बाद आप बिलीव करें, जो हमारी प्रोड्यूसर है मोमल भाभी, मैं बात करता था, मैंने एक्शन लगता है आपने किया सिर्फ एंटरटेन करने के लिए पब्लिक, हमने वो काम नहीं किया। बट आखिर में जब हमने रिजल्ट देखा तो हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली एक टीआरपी के थ्रू हम तय करते हैं कि ड्रामा हिट है या फ्लॉप है, और टीआरपी का मतलब ये हुआ कि ज्यादा देखा जा रहा है या नहीं। मेरे नजदीक कोई भी चीज ज्यादा देखे जाने में और पसंद किए जाने में बड़ा फर्क है। कोई वीडियो, सपोज कोई वीडियो वायरल होता है, सबसे ज्यादा वो वायरल वीडियो देखा जाता है, लेकिन क्या वो वीडियो आप पसंद करते हैं? क्या वो वीडियो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं? क्या उस वीडियो से आपको कोई मैसेज आ रहा है? क्या उस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई कोई बेहतरी आ रही है, कोई पॉजिटिविटी आ रही है? नहीं। हम जहाँ ये कोशिश करते हैं कि अब आप देखें ना, जैसे मैं शराब की बात कर रहा हूँ, वो अगर आप अपनी फैमिली के साथ देखें या आप जर्नली देखें, तो आपको बड़ा उससे आपको जो मैसेज मिल रहा है, अब वो पसंद तो किया गया, समहाउ लोग कह देते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा कंटेंट था, हमारी टारगेट टारगेट ऑडियंस उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी अवेयर नहीं है। ये मेरी बीइंग अ मीडिया पर्सन, मेरी और हम तमाम लोगों की ड्यूटी है कि हमने अपनी पब्लिक को, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना है, बट उसके लिए मीडियम हमें देखने। तो दो ड्रामे जो है वो आप करते हैं एंटरटेन करने के लिए, जिसमें आपको वो मिर्च मसाला वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आई मीन सपोज बिफोर शराब आपने 4 टॉप रेटेड ड्रामास दिए हुए हैं, और एक ड्रामा 5 आपने टॉप रेटेड सीरियल दिए हुए हैं, 3 साल से आपका हर सीरियल टॉप कर रहा है, स्लॉट लीड कर रहा है, टीआरपीज आ रही हैं टिका के। अचानक ही आप एक ऐसा सीरियल करते हैं जिससे आप मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना चाहते हैं, उसके नंबर्स वो नहीं आते, क्रिटिकली एक्लेम्ड होता है बट नंबर्स वो नहीं आते। अगले सीरियल के लिए आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि यार ये इनकी तरफ से क्या ऐसी चीज मिसिंग थी कि नंबर्स नहीं है। तो ये देयर इज
सो मेनी थिंग्स। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक अलग डिबेट है जिसके ऊपर हमने नहीं बात भाई, मैं आई वुड हाँ लाइक टू स्टे ऑन दिस डिबेट। अगर आप मैं इजाजत हो तो मैं इस मौजू पे कुछ बात करूं। जी बीइंग अ डॉक्टर प्लीज माई प्लीज। सेल्फ, बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, मैंने जी शराब देखा, जी और मेरा जी ख्याल है उसमें जितनी डिटेलिंग मैंने एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की इस आपके ड्रामे में देखी है, आज तक मैंने ना कहीं बाहर के किसी ड्रामे में देखी है, ना ही मैंने पाकिस्तान के किसी ड्रामे में देखी है। तो सलाम है जी आपको और आपकी पूरी टीम को, और स्पेशली सोनिया हुसैन को। इतनी कमेंडेबल एक्टिंग, इतनी खूबसूरत एक्टिंग दोनों ने, सनी खान ने और सोनिया ने। मेरा ख्याल है उनका करियर का बेहतरीन काम आपने उनसे निकलवाया है। एक एक मैनरिज्म, जी 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 चीज, एक एक जेस्चर। मैं क्योंकि फील्ड से हूँ, मुझे पता है कि कितनी मेहनत उस ड्रामे के ऊपर लगी है। आई कैन जी जी। आई कैन वेरी वेल अप्रिशिएट। बट थैंक यू थैंक यू। बट एट द सेम टाइम देखिए, अगर फर्ज करें कि मुझे कहीं पे कोई दर्द है, कोई एक दवा मैं खा रही हूँ, फर्ज करें एस्प्रिन खा रही हूँ, एक एस्प्रिन जी मैं डायरेक्टली खाती हूँ, और एक एस्प्रिन होती है जो कोटेड होती है, और वो कोटेड इस तरह से होती है कि वो आपके मैदे को डायरेक्टली डैमेज ना करे, आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाए, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो। ठीक है, तो वो कोटेड वाले काम दोनों वही कर रही है, एक नॉर्मल डिस्पिन भी वही काम कर रही है, कोटेड वाली भी यही काम कर रही है, बट जो कोटेड वाली है वो आपको थोड़ा लाइक रिलीफ देती है आपकी स्टमक को, कि उसको एकदम से जलन ना हो, उसमें तेजाबियत ना हो। ठीक है, अगर इस तरह का ड्रामा हम पेश करते हैं जो कि इतना खूबसूरत ड्रामा है, इतना अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, मुझे उस ड्रामे पे असफंजाद नाम था, समी का, जी जी असफंजाद सनी और का जी हुरैन जी। और उनके ट्रैक से एब्सोल्युटली एक सीन भी ऐसा नहीं था जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो या एतराज हुआ हो। बट जो उनके थैंक यू। साथ के जो ट्रैक्स थे ना मौसम भाई, जो उनके घर वालों का ट्रैक, चले वो भी मुझे समझ में आता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू शो कि वो स्टार्टिंग कैसे हुई, मगर वो जो सारी टॉक्सिसिटी का एलिमेंट वो इतना ज्यादा हो गया था पूरे ड्रामे के अंदर। अगर वो सिर्फ हुरैन और असफंदियार की स्टोरी होती और मैं उसको एंजॉय कर रही होती, उसको देख रही होती, उससे मुझे ज्यादा समझ आ रही होती। उधर जो वो चीखम पुकार, और फिर वो उनकी बहनों के इश्यूज, फिर उनकी बहनों के खानदान के इश्यूज, वो एक मेरे अपने लिए, इवन यू नो बीइंग इन सॉर्ट ऑफ, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं पूरा ड्रामा देखूं। मैं भी कोई 5 या 6 एपिसोड देखने के बाद मैंने भी ब्रेक ले लिया था कि यार ये बहुत टॉक्सिक है, लाइक यू नो सारी इन्वायरमेंट और सारी की सारी वो। तो मुझे सिर्फ आपसे ये एक थोड़ा सा था कि अगर इतना इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक को लेना था और उसको करना था, एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली लाइटर ट्रैक ले लेते साइड में, कि जो लाइक यू नो पब्लिक भी देखती, पब्लिक अवेयरनेस भी होती, शायद उसको देखने के लिए लोग ज्यादा आते, और उसके साथ साथ उनको ये मैसेज भी मिल जाता। तो एक कोटिंग का तरीका जो है वो अगर हम डिफरेंटली करते तो शायद वो मैसेज ज्यादा लोगों तक रीच आउट करता, बिकॉज ऑब्वियसली एक 8 बजे जो ऑडियंस है वो थक के बैठती है, तो वो पूरा 40 मिनट्स के ड्रामे में वो सिर्फ रोना धोना नहीं देखती, वो एक्सपेक्ट करती नहीं है देखना चाहते। एंटरटेनमेंट भी साथ में मिले। तो अगर हम उसको इसी तरह जी से कोट करके लगाएं तो वो बेहतर नहीं होगा। मुझे बड़ा दुख हुआ था, मुझे शराब का पता चला था कि वो उसने, उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं थी, और फिर मैंने जो इनकी मेहनत देखी, तो मुझे फिर पता है मुझे वाकई दिली दुख हुआ। मैंने भी इस पे अगर लाइक यू नो अगर एक उसकी कोटिंग थोड़ी डिफरेंट होती तो शायद ये ड्रामा ज्यादा लोगों तक रीच आउट करता, वो मेहनत उनकी इतनी जी जाया ना। जी जी। एक्चुअली देखें, कोई भी ड्रामा बनाने में ना हमें शायद लग रहा होता है कि सिर्फ एक, तो आपके इल्म में है डेफिनेटली कि एक हमारे यहाँ अभी जो है वो कंटेंट के ऊपर ही माशाल्लाह इतना काम होता है। और जैसे आप समझे, एक आमतौर पे तो ये होता है ना कि आप सिर्फ राइटर लिख रहा होता है, राइटर के लिखने के साथ साथ एक पूरी टीम जो होती है, जिसमें कंटेंट हेड हुए, फिर इसी तरह एक चैनल की टीम होती है कंटेंट की। तो यहाँ पे इस कंटेंट को या कहानी को या स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये जो डिसीजन होता है कि कहानी को किस पैरामीटर में या किस जॉनरा में बताना है, इसके लिए भी जो है वो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो डिबेटेबल होती हैं। तो आप समझिए
वो जाहिर है पिछले एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही बात की जा रही होती है, कि ये बात हम सीरियस नोट पे बता सकते हैं या ये बात हम लाइटर नोट पे कर सकते हैं। जैसे पर्सनली आपको इतनी देर में बात करके भी अंदाजा हुआ होगा, और मैं जरा इस मिजाज का आदमी हूँ कि आप हंसते हंसते कोई अगर सख्त बात भी कर जाते हैं तो वो पता नहीं लगती। कोई भी हार्श मैसेज आप हंसते हंसते भी दे जाए ना, तो वो आपको फील नहीं होता है, आपको हर्ट नहीं होता है। तो मैं पर्सनली इस मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चाहिए था कि नहीं जी, यहाँ पे ड्रामे का मतलब सीरियस ड्रामा है, वहां पे लाइटर नोट के ऊपर जो है वो इस इशू के साथ लाइटर नोट पे बात नहीं की जा सकती। वो दैट अगेन एक डिबेटेबल बात है। आपकी सारी सजेशन जो है डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल नोट डाउन हो रही हैं और बहुत अच्छी सजेशंस हैं। बिल्कुल मुझे भी आपसे बात करते हुए अंदाजा हो रहा है, और एक आध चीज ऐसी है जो हम डेवलप कर रहे हैं, उसमें मैं बिल्कुल इस चीज का जरा ख्याल रखता हूँ कि चीजें जो हैं वो ज्यादा टॉक्सिक ना हो। वो ऑलरेडी है, सोसाइटी में है, दुनिया भर में हुई है चीजें। वो चाहे रीजंस बहुत सारे हैं, वो पेंडेमिक हो या कुछ भी हो, बट हाँ, चीजें जो हैं वो जरा सी लाइटर साइड पे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा ना भी हो तो कम से कम बैलेंस्ड हो, लाइक यू नो, एक बिकॉज इतनी मेहनत नहीं, एक्टर्स ने की हुई आई थी। मीन एक रिलीफ, हम्म। जी आई मीन एक रिलीफ जरूर होना चाहिए। सो ट्रू, एक रिलीफ जरूर होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी ये देख रही थी, आजकल जो ड्रामा बहुत मुझे पसंद आ रहा है, संगे माँ। अगर आप संगे माँ जी देखें तो उसमें भी मतलब उन्होंने टॉपिक वाइज थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बहुत उस ड्रामे पे बहुत मेहनत की हुई है। लेकिन जी एक रूटीन जुमले ड्रामे के अंदर, सीन के अंदर भी वन लाइनर वो कहीं ना कहीं दे जाते हैं जो कि आपको एकदम से रिलीफ दे देता है। लाइक जी इंटेंस जी जी जी। के अंदर भी एक वन लाइनर्स होते हैं खाली, या पंच लाइन्स होती हैं, या हम्म कुछ इस तरह की चीज होती है जो एक सेकंड के लिए आपके ऊपर से वो स्ट्रेस हटा देता है सीन का। हम्म। जो कि बड़ी कमेंडेबल बात है। लाइक ऑब्वियसली बहुत इसमें भी टाइमिंग चाहिए होती है, लाइक यू नो आपको होता है कि कहाँ डालें कि जी जी, इनका इम्पैक्ट जो है वो डैमेज ना हो, एंड लाइक एवरीथिंग। खराब ना हो। यस। तो बल्कि इनफैक्ट इस पे हम बात करते हैं, तो आपने कोई लाइटर ड्रामा नहीं किया, लाइक लाइटर इन द सेंस कॉमेडी? मैंने मैंने आपसे भी मैंने भी आपसे अर्ज किया था ना, तुझ पे कुर्बान। वो ड्रामा लाइट था, ओके, मतलब कॉमेडी था, जी 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 जी। कॉमेडी या लाइट? कॉमेडी नहीं कहूंगा मैं, वो लाइटर साइड पे जरा ज्यादा था। उसमें उज़मा गिलानी साहिबा थी, वो ऑस्ट्रेलिया से, उनको हम बुलाते थे। उज़मा आपा, मैं क्या कहूँ, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, मेरी माँ। बड़ा कुछ उनसे सीखने को मिला। लेजेंड है। विजडम में उन्होंने बड़ा इजाफा किया। ग्रेट ग्रेट लेडी। उसके उनके साथ साथ हमारे पास इसमें परवीन अकबर थी, अल्लाह बख्शे जहीन ताहिरा साहिबा थी, आलिया इमाम थी, स्टॉक कैरेक्टर में कामरान जिलानी, नुमान मसूद, मदीहा इफ्तिखार एंड मारिया वास्ती, ये स्टॉक कैरेक्टर्स में थे लोग। तो उसमें उस एक पर्टिकुलर उसमें हमारे हर एपिसोड में कोशिश होती थी कि लाइटर नोट पे ही बात करें, जितनी बात करनी थी। हालांकि मसाइल वहां पे भी सास बहू के होते थे, लो मिडिल क्लास फैमिली दिखाई हुई थी। मतलब वो एक ऐसी चीज थी जो हमने स्टार्ट की थी 10 एपिसोड बकरा ईद के, फर्स्ट जिलहज से 10th जिलहज तक के लिए। लेकिन वो इतनी पसंद की गई और उसकी टीआरपीज इतनी थी और उसका इतना शोर हुआ था अचानक उन 10 दिनों में, कि हमें फिर वो एज डेली सोप बनाना पड़ा था। यानी उसके हमने 368 समथिंग एपिसोड्स किए थे, और वो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तक जो है वो हमने रेगुलर किया था, तो हाँ, बुलबुले से पहले। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुझे सवाल आपसे पूछना था कि डायरेक्शन जी वाइज एक सोप और एक सीरियल की डायरेक्शन में कुछ डिफरेंस होता है या नहीं? जी जी, बिल्कुल होता है। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह है कि कोई बात अगर मैं कोई एक सीन अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा ड्रामे के लिए, टीवी के लिए, तो एक अलग तरीके से होगा, थिएटर के लिए एक अलग तरीके से होगा, और फिल्म के लिए एक अलग तरीके से होगा। इसी तरह सोप में भी जो कहानी की डेवलपमेंट है
या जो इसकी जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है वो सोप की एक अलग तरीके से होगी और सीरियल की एक अलग तरीके से होगी, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सोप इज मोर ऑफ रेडियो वाला ड्रामा जिसमें हर बात कही जाती है। मुझे लगता है टीवी इज अ मीडियम जिसमें आपको कहानी दिखानी है, बोलना जरूरी नहीं है। सपोज अगर मेरा मूड अच्छा है तो मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं स्माइल कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं खुश हूँ। तो मैं तो अगर इस तरह के कुछ डायलॉग्स होते हैं तो वो मैं हटवा भी देता हूँ कि यार एक आदमी गुस्से में है और हाथों पे मुठ्ठियां बना बना के घूंसे मार रहा है और कह रहा है आज मैं बहुत गुस्से में, नजर आ रहा है यार आप गुस्से में हैं। ये क्या कर रहे हैं यार। तो सही बात। ये एक बड़ी, हाँ ये एक बड़ी अ, वैसी बात है जो हमारे यहाँ की जाती है। मेरा ख्याल है एक तरीके से भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, सोप में अलग तरीके से करना है, सीरियल में अलग तरीके से करना है और सिटकॉम में अलग तरीके से करनी है, यही बात। सही। वेरी नाइस, जी। वेरी सही। अच्छा मुझे बताएं कि आपको पर्सनली अब मुझे लग रहा है कि हम लोग अपने वो जो इंडोर वाले जो ड्रामाज हैं उससे निकल के अब हम आउटडोर्स लोकेशंस पे, इन चीजों पे भी अब थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना हो शुरू कर दिया है प्रोडक्शन वाइज। परिजात की मिसाल आपके सामने है, खुदा और मोहब्बत की मिसाल आपके जी सामने है। तो जी उसमें कितना मुश्किल हो जी जी जाता जी। है ड्रामा करना? कितना मुश्किल, सॉरी? कितना मुश्किल हो जाता है ड्रामा करना उसमें, बिकॉज आप एक सेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं वर्सेस एक आउटडोर शूट पे काम कर रहे हैं, तो डिफरेंस अच्छा तो। मैं तो, हाँ मुझे तो आउटडोर का आदी मुजरिम कहा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में किसी डायरेक्टर ने इतना आउटडोर शूट नहीं किया होगा, काम नहीं किया होगा जितना मैंने किया है। आई मीन मैंने 2 सीरियल जापान जाके किए थे, मैंने थाईलैंड में 3 सीरियल्स किए हैं, एक सीरियल यूएस में किया है, मैंने पोर्चुगल में किया है। तो मतलब बहुत काम किया है, शहर से बाहर अप नॉर्थ में इतना काम किया है मैंने, लाहौर बहुत काम किया है। अ, तो मुझे, बल्कि मैंने अपने ही एक और सीरियल था जो TV1 की भी आप बात करी थी, दस्तारे अनाव, पूरा सीरियल हमने मरी में किया है, मरी नथिया गली वहां किया है हमने। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंट होना होता है ना, खासतौर पे आउटडोर्स में, ये तो स्क्रीन को और रिच करता है, ये और जरा आंखों के लिए बेहतर होता है। मुझे लगता है बड़ी जरूरी चीज है। और डिपेंड करता है जो चीज आप एंजॉय करते हैं ना, वो भले टफ ही क्यों ना हो, आप जब एंजॉय कर रहे होते हैं आपको अच्छी लगती है। और जो काम, मैंने अपना पैरामीटर ये बनाया हुआ है, जो काम एंजॉय करके किया जाए। मुझे कभी कोई पूछ लेना कि कैसा काम हो रहा है, मैं कहती हूँ यार अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसका मतलब है अच्छा हो रहा है, और अगर मैं एंजॉय नहीं कर रहा इसका मतलब कोई गड़बड़ है। तो क्रॉस चेक करें भाई, रुक जाओ एक मिनट, होल्ड, और चेक करें कि कहाँ क्या चीज मिसिंग है जिसको हमने ठीक कर दोबारा। जब मैं खुद एंजॉय नहीं कर रहा हूँ मैं व्यूअर को कैसे एंजॉय करा सकता सही बात है। अच्छा शराब में भी आपने आउटडोर, आई थिंक वो जो हनीमून वाला दिखाया था वो कौन सी जगह थी? हूँ? जी। बहुत खूबसूरत वो, शॉट हुआ था। थैंक यू जी। वो असल में मैंने पहले से ही जिस वक्त कहानी डिस्कस हुई, अच्छा, ब्रेन चाइल्ड जो है वो हमारे जो राइटर हैं एडिसन इदरीस मसीह, उनका था ये कहानी पूरी। और मैं क्या बताऊं आपको, कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो फौरन यहाँ जाके, वो पढ़ते हुए मैं कह रहा था कि यार एडिसन इसको ऐसे, एडिसन इसको इस तरह, एडिसन इसको। सबसे पहली और सबसे मजे की बात जो थी वो ये थी कि जिस वक्त हमने पहला एपिसोड पढ़ा और मुझे बुलाया गया और बिठाया गया कि जी अब आप बताएं आपको कैसा लगा और क्या लग रहा है, तो मैंने पहली मीटिंग में सबसे पहली बात ये कही कि यार पहला सीन और ओपनिंग मैंने देखी है, इस सीरियल का आखिरी सीन ये होगा। वो सीन मैंने सबसे पहले बताया राइटर को। तो वो राइटर ने 2 मिनट मुझे देखा और उसने कहा यार उसमें जान, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो बीच की कहानी हमने बाद में डेवलप की है, हम 6-8 एपिसोड पे ही थे, बाद वाली कहानी हमने बाद में डेवलप की है। तो मेरे जहन में थी कुछ जगहें, तो मैंने कहा यार ये हमें ना, ये था हमें कि हनीमून के लिए इन्होंने जाना है, या डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इसको किसी पीसफुल जगह पे लेके जाए। स्पेशली ये होता है ना कि आप उस एनवायरमेंट से बाहर निकलते हैं जहां से आप
मेंटली इतना स्ट्रेस में होते हैं। तो वो एक जगह थी जो मैंने देखी हुई थी, नथिया गली से जरा सा आगे है नमली मीरा, जहाँ पे ये दो आबशारें हैं। वहां पे मैं पहले भी शूट कर चुका हूँ, बट मैंने वो एक ट्रैकिंग की हुई थी और मैंने सोच के रखा हुआ था कि इसको किसी अच्छी और मजेदार सी जगह पे शूट, मतलब अब यूटिलाइज करेंगे किसी अच्छी कहानी। तो वो उस कहानी के लिए मुझे आइडियल लगी, बहुत तो खूबसूरत इसलिए जगह हमने वो वहां शूट। है। थैंक यू, थैंक यू। और आप यकीन जाने, आप, हमें लगता है कि बहुत आसान था वहां जाके शूट करना। हमें 25 मिनट वॉक करके जाना पड़ता था नीचे पत्थरों से, और वो एक नहर थी, उसके ऊपर से होते हुए आते zigzag करते करते 25 मिनट्स की वॉक। अच्छा, नीचे जाना तो इशू नहीं है, मजा जब वापस आ रहे होते थे ना, जब ऊपर चढ़ के आ रहे होते थे, तब पता लगता था। और 2 दफा तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने रिकॉर्डिंग शुरू की और अभी बीच में है, और हमने सोचा कि आज हम यहाँ पे सपोज 6 सीन करने हमने, और अभी हमारे 3 सीन हुए और बारिश हो गई, और वहां छुपने की कोई जगह नहीं है। तो आपने भीगते हुए, गिरते हुए, सोनिया को पकड़ते हुए, और आपने ऊपर आना है। और एक आध दफा तो बड़े मजे की चीज हुई थी कि समी ने संभाला हुआ था सोनिया को, और बेचारा तभी खुद गिरने लगा था। तो हाँ, अगेन वही, जब आपको कोई चीज पसंद होती है ना, तो आप उसको एंजॉय करते हैं, वो भले कितनी टफ क्यों ना। इट इज लाइक दैट। आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है काम करने का, 2 दहाई आपने कहा। कुछ मजे के इंसिडेंट्स तो बताएं जो आपके हुए हों आपके करियर में, जो आपको अभी तक याद है, किसी भी ड्रामे का, जरूरी नहीं है। देखिए, मैं मजे वाले कहूँ, जिसको सुन के हंसी आए, तो फिर तो मैं 2001 में मैंने डायरेक्शन शुरू कर दी थी, 2000 में बाकायदा। तो आज से आप समझे 20-21 साल पहले जो है, वो आप कैसे लगते होंगे आप अंदाजा लगा लें। तो लोग यकीन ही नहीं करते थे। आई मीन, मेरे जो असिस्टेंट थे वो मुझसे 18-18, 20-20 साल बड़े 2 लोग होते थे। तो अक्सर एक्टर मिलने आते थे मोहसिन तलत से, और मेरे असिस्टेंट से मिलके चले जाते थे कि शायद यही मोहसिन तलत। तो अम, एक एक दफा, हाँ, मुनव्वर सईद साहब से मेरी बात हुई थी। तो मुनव्वर सईद साहब बड़े सीनियर एक्टर हैं हमारे। मुनव्वर साहब से मेरी फोन पे बात हो रही थी कि मुनव्वर साहब इस तरह है, ये मैं सोच रहा हूँ, ये है। कवालों पे एक टेली प्ले था जो हमने किया था, उसमें अमजद साबरी मरहूम ने भी एक्टिंग की थी। तो मोहिब मोहिब भी थे उसमें। तो खैर, अ, अ, सारी कहानी उनको बता दी। उन्होंने कहा यार अच्छा, मैं लाहौर, तब वो लाहौर से कराची शिफ्ट होने वाले थे। उन्होंने कहा मैं अपने भाई की तरफ जा रहा हूँ, तो यार आ जाएं आप मोहसिन साहब, आप जी मोहसिन साहब, जी मोहसिन भाई, जी मोहसिन साहब, इस तरह करके वो सिर्फ बात कर रहे थे। एक दिन मैं चला गया, जब मुझे पता लगा हाँ DHA में एक डॉक्टर आया, उसको मैंने तलत आए हैं। उसने कहा जी अच्छा। तो मुनव्वर साहब ने कहा यार मोहसिन तलत आए हैं खुद, तो मैं रिसीव करने गेट तक आऊँ। वो गेट पर आए, मैंने जाके उनको कहा, मैंने जब गेट पर आए मैंने कहा जी सलाम वालेकुम। मैंने कहा सर मोहसिन तलत। तो उन्होंने पहले इधर देखा, फिर उधर देखा, कहने लगे बुलाइए कहाँ है। तो मैंने कहा सर सलाम वालेकुम, मेरा ही नाम मोहसिन तलत। अच्छा, अंदर आओ। हम्म। अच्छा, पहले अंदर ले आए, तो वो लॉन की तरफ ले गया मुझे। मैंने कहा अच्छा, तो क्या सोचा, किस तरह क्या। अब वो कंफर्म कर रहे थे कि ये वही है या नहीं। तो मैंने बताया, मैंने कहा जी मैं सोच रहा हूँ ओपनिंग इस तरह लिखी हुई है, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। मैंने जरा क्रेन मंगवाई भी है, कुछ इस तरह के शॉट्स होंगे। मनोहर साहब, वो जो हमने फला प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो जरा हम बड़ी करेंगे। तो उनको 3 बातों में पता लग गया कि मैं मोहसिन तलत ही हूँ। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, और कंधे पे हाथ रख के कहने लगे यार तुम बहुत छोटे नहीं हो। और उसके बाद कहने लगे नहीं हम यहाँ नहीं बैठेंगे अंदर। फिर वो मुझे ड्राइंग रूम में रह गए, ले गए, वरना तो वो मुझे लॉन से ही बाहर भेज रहे थे। उनको लग नहीं रहा था कि ये वही है। या हाँ, एक दफा सबा हमीद का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया था। एक दफा महमूद असलम का, मुदी से बड़ी दोस्ती है, सच ग्रेट एक्टर, और व्हाट अ लवली ह्यूमन बीइंग। बट मोदी से जब पहली मुलाकात हुई थी,
कोई 20-21 साल पहले, तब मोदी से भी यही हुआ था, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई जी, मोहसिन साहब जी, मोहसिन भाई। और ARY का मैं एक ड्रामा कर रहा था, तो जब मैंने सेट पे आए, सेट लगाया हुआ था मैंने। मौसम भाई आपके गायब हो गए। हाँ। हेलो, जी जी। देखिए अब मैं आया हूँ मैं। आ गए आ हाँ, गए। तो अच्छा। तो मोदी ने भी इसी तरह की, नहीं नहीं, जा जा मोहसिन साहब को बुला, कोई भी असिस्टेंट उठ के आ जाएगा और मोहसिन तल्लत, ऐसे थोड़ी बनता है आदमी डायरेक्टर, क्या शाबाश पुत्र, खेती। तो वो था। या एक एक आध ऐसी चीज है हॉरिबल सी, जो मैं मेरे जहन में मुझसे नहीं वो होता, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की है। एक एक दफा एक राशिद फारूकी को आप जानती हैं? हम्म। हम्म। राशिद फारूकी हम्म। अ, सिंगर एक्टर है। हमारा एक हाँ, राशिद राशिद ने एक शॉट देना था। वो हम आज टीवी के लिए एक टेलीफिल्म कर रहे थे, तो हम्म। उसमें एक शॉट था जिसमें गाड़ी की एक स्पीड थी और राशिद ने ऐसे चलते हुए आना था और गाड़ी से सिर्फ टच होके और हल्का सा रोल होके नीचे गिर जाना था। तो तब राशिद को मैंने कहा यार कोई नहीं, मैं रिवर्स में शूट कर लेता हूँ। नहीं नहीं बॉस, हम्म। पहला सीन है आपके साथ, कैसे पॉसिबल है कि मैं ऐसे करवाऊँ, इसको तो हम्म। आप प्रॉपर शूट करें। मैंने कहा अच्छा चलिए, ये टाइमिंग बना ले राशिद। मैंने एहतियातन किया क्या कि मैंने वो फिर बंदा हटा के और गाड़ी मैंने खुद चलाई, और मैं था 20-25 की स्पीड पे। तो राशिद ने इसे चलते हुए आना था, राशिद ने मैं सेकंड का स्लो लूंगा तो वो जरा अच्छा मजे का शॉट होगा, स्लो मोशन में लगेगा, ये होगा वो। तो वो राशिद की टाइमिंग आउट हो, राशिद जरा से क्रॉस बैठे। अब जब बैठा क्रॉस, तो वो जब गिरे हैं तो वो गिरे भी क्रॉस। तो वो जो दो गाड़ियों के दो टायरों के बीच की जगह होती है, राशिद का सर उसके बीच में आया, और मैं गाड़ी चलाते हुए मुझे बाकायदा फील हुआ कि मेरी गाड़ी पीछे से उठी है। और जब मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, तो मुझे उसमें राशिद सर पकड़ के उठता हुआ दिखाई दिया और राशिद फिर लेटे हैं। तो मुझे एक सेकंड के लिए, मेरी बहन की शादी हो रही थी उन दिनों, और मैंने ये एक दिन की शूट रखी थी, माइयों और रुखसती के बीच में 3 दिन का गैप था, तो उसमें से एक दिन रख ली थी। तो मुझे वो घर पे फिल्मों में नहीं, ढोलकियां, जेल, पुलिस, लॉकअप, पता नहीं क्या कुछ याद आ गया। और मैं, आप समझे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके बाद भी ट्रेन खराब कर दिया आपने, बॉस क्या हो गया यार, ठीक तो हूँ मैंने कहा नहीं यार, गाड़ी चढ़ी है, टायर टायर चढ़ा है सर पे। तो जब हमने सर चेक किया तो उसके बाद टायर के निशान थे। तो वो बात मैं नहीं भूलता हूँ। और उसके बाद से फिर मैंने कभी कोई इस तरह के शॉट लेने की कोई कोशिश भी नहीं की। और एक्टर अगर कह भी रहा होता है कि नहीं हम रियल करेंगे, तो मैं कहता हूँ भाई वो रियल ही लगेगा, टेंशन ना लें आप। क्योंकि अगर ड्रामे में मरते हुए किसी को दिखाना होता है तो हम सचमुच मार थोड़ी देते हैं, जो सचमुच का एक्सीडेंट भी करेंगे यार। माय गॉड दिस। तो वो अब कभी भी जब मैं और अब कभी रोते भी खड़े जब हो मैं गए और सब। जी जी जी, अब कभी भी जब मैं और राशिद मिलते हैं, तो मैं राशिद से सबसे पहले पूछता हूँ, राशिद सर सलामत है? तो, तो जी जी जी। या एक दफा हुआ था जापान में, हम एक सीरियल कर रहे थे, वो प्रोड्यूस भी मैंने किया था, डायरेक्ट भी मैंने किया था। तो वो मेरे साथ, उसमें मेरे पार्टनर थे डॉक्टर अली काजमी। तो दूसरा दिन था हमारी शूटिंग का, और हम शूट कर रहे थे शिंजिको पे। शिंजिको इज जो फास्ट एंड फ्यूरियस में जो टोक्यो ड्रिफ्ट जहाँ शूट हुई है, उस जगह पे। और हम जब पैकअप किया हमने, तो 9:30 पौने 10 का टाइम था। तो 2 गाड़ियां थी हमारे पास, मैंने और डॉक्टर ने कहा यार हम जो है वो ट्रेन के से वापस आएंगे, हम जरा एक्सप्लोर करते हुए जाएं जरा। हम क्या गाड़ी में बैठ के लोकेशन पे उतरे, और लोकेशन से निकल के जहाँ रह रहे हैं वहां उतरे, तो जरा ट्रेन पे जाएंगे। तो हमारे साथ नदी अफ्तार भी रुक गई कि नहीं नहीं, मैं भी रुकूंगी तुम लोगों के साथ ना, मैं भी साथ जाऊँ। मैंने भी जापान, अच्छा टोक्यो में, अच्छा वहां पे प्रोनाउंसिएशन के बड़े इश्यूज हैं। जापानीज हम में से किसी को ऐसा चाहती नहीं, और इंग्लिश में वो बात नहीं करना चाहते। तो हमने उनको बताया पहले, जब गए तो हमने कहा 3 टिकट्स फॉर फुसा। तो वो कहता व्हाट, बेटा फुसा, व्हाट, हमने कहा फुसा, मदीहा ने कहा फुसा। अच्छा जिस जगह हम ठहरे हुए थे वो थी PHUSA, फुसा। और वहीं पे एक और जगह थी, उसका नाम है FUSSA, फुसा। ओह तो माय। अगर हम यहाँ पर हैं अभी, तो हमें 1 घंटा 20 मिनट यहाँ इस तरफ जाके, ईस्ट में जाके
और हमें 1 घंटा 20 मिनट के बाद हम अपने स्टॉप पे आते हैं, और हमें FUSSA फुस्सा का उसने टिकट दे दिया, जो कि 1 घंटे 35 मिनट के बाद इस तरफ जाके वेस्ट पे जाके आता है। तो हम वहाँ उतरे, 11:15 बज रहे थे। 12 बजे के बाद जापान में कोई भी ट्रेन ट्रैक पे नहीं होती है। 11 बजे से पहले पहले ट्रेन खत्म हो जाती है, और सुबह फिर 5 बजे के बाद जो है वो ट्रेन चलना शुरू होती है। 12 से 5 वहां पे ना ही उस पूरी टेरिटरी में कोई ट्रेन होती है ट्रैक पे, और ना ही कोई प्लेन ऊपर से फ्लाई कर सकता है जापान के ऊपर से। तो जब हम वहां पहुंचे और एक जगह पहुंच के हमने वहां जो लोकल आदमी था उससे जब बात करवाई है किसी एक चलते हुए आदमी की कि यार ये जरा इनको समझाएं कहाँ है हम, तो उसने फिर सर पकड़ लिया और उसने कहा सर आपको पता है इस वक्त आप हमसे 3 घंटे की ड्राइव दूर चले गए। अब अगर मैं आपको पिक करने आता हूं तो रात के 1:30 बज रहे हैं, तो मैं आपके पास आऊंगा 4:30 बजे, हम्म, और फिर आपको वापस लेकर आऊंगा मैं सुबह 7:30 बजे। तो आप एक काम करें, आप वहां पे 5 घंटे रुके, हम्म, और फिर 5 घंटे के बाद सुबह वहां से आपको ट्रेन मिल जाएगी, और आप 1 घंटा 50 मिनट में या पता नहीं 2 घंटे में आप यहाँ आ जाएंगे, तो आप 7 बजे आ जाएंगे। हम सबकी हैसल भी नहीं होगी, और आप ही 2 लोगों को 3 लोगों को सिर्फ खुआरी उठानी होगी, दैट्स इट। तो वो 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक हम इतना परेशान थे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। भूख लग रही थी, तो आपको वहां पे वाहिद हलाल चीज जो मिलती है वो मैकडोनल्ड्स का फ्रेश बर्गर होता है। आप कहते हैं यार ये खाया जा सकता है, वो खा लिया। अब खाने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा था हम जाए कहाँ, क्योंकि 3 लोगों को रूम मिलता नहीं। हम्म, और मतलब आप क्या कह के जाते, मैं और डॉक्टर साहब साथ हैं, या मदीहा कहे कि नहीं मैं तो नहीं जा सकती, ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग। तो वो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था। उसके बाद फिर हम एक जगह बाहर आके बैठे, और हमें फिर हमने कोई वो वीकेंड था, सैटरडे था, तो हम कह रहे हैं रात के 2 बजे ये इतने तैयार लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर हमें पता ये लगा कि कोई 2 स्ट्रीट छोड़ के एक पूरी स्ट्रीट है जहाँ पे क्लब्स थे, जहाँ पे कुछ शॉप्स थी, जहाँ पे आप जो है वो कुछ 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे जैसे पैसे सुकून से गुजार सकते थे। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रात थी, जो मुझे यकीन जाने उस पूरी रात तक मुझे लगता रहा कि यार ये किस अजाब में फंस गए। और मदिया ने तब कहा था कि ये एक ऐसी रात होगी जो आपको सारी जिंदगी याद रह जाएगी। बिलीव करें वो वैसी रात। सही। एक और बहुत मजे की बात आपको बताता हूँ उसमें। हमने जब वहां पे अगर बताते थे, जाहिर है वो पूछते थे कि आप फॉरनर्स हैं तो आप किस लिए आए हैं, तो हम बताते थे कि हम ये है फॉर शूटिंग फॉर फिल्मिंग। तो वो कहते थे अच्छा कौन है आपके साथ, तो हमने दिखाया मदिया इफ्तिखार है। तो वो गौर से देखते थे और वो कहते थे कि हम जानते हैं इसे। तो कहते थे वी नो हम, अच्छा कौन है ये बताएं आप। तो बड़ी देर सोचने के बाद ना वो कहीं सर्च वर्च करके और वो मोबाइल पे दिखाते थे, तो वो रोबोट की ऐश्वर्या दिखाते थे। तो मैं तो मैं मदीहा को कहता था कि मदीहा एक बात मुझे पता लग गई। मुझे तो लगता था जापानियों को मदीहा इफ्तिखार का नहीं पता होगा, मुझे तो आज पता लगा इनको ऐश्वर्या राय का भी नहीं पता। आपने तो तो ऐसी बातें बहुत सारी बता दी चीजें है हैं। वासिम भाई। जी जी अब जी इसके जी बाद जी मैं क्या जी। इंटरव्यू करूं? जी चलिए, जी जी ऐसे ही है। इस पे मुझे ये बताएं कि जब आप ड्रामा बना रहे होते हैं, अभी आपको एक मशहूर ड्रामा जी बेबाक खत्म हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जी जी बात कर लेते हैं। तो जब आप ड्रामा जी। बना रहे होते हैं तो फिर कैसे आप कैरेक्टर्स कैसे ढूंढते हैं उसके अंदर, क्या आपके वो होता है कि ये कौन सा एक्टर कौन से रोल के पे सूट करेगा, या ये आपका काम नहीं है, ये कोई और आपको कास्टिंग करके बताता है? नहीं नहीं, देखिए सबसे पहली सजेशन तो डायरेक्टर की तरफ से आती है। फिर ये होता है कि चैनल की अपनी इनपुट होती है, जाहिर है चैनल के प्रोड्यूसर्स होते हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस होता है जिसकी अपनी इनपुट होती है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट ही होती है जिसके थ्रू हर चीज, चाहे कास्टिंग हो चाहे ड्रामा प्रोडक्शन हो, हर चीज उसी में जो है वो सबकी एफर्ट के थ्रू होती है और सबकी सजेशन के थ्रू होती है। लीड हाँ एक आदमी कर रहा होता है, जो अगर चीज बुरी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी होती है, अगर अच्छी हो जाए तो सबको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सब हम्म, में डिस्ट्रीब्यूट होती है चीज। मुझे लगता है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता ये है कि मैं कास्टिंग के टाइम पे कोशिश करता हूँ
एक आदमी से वैसी चीज ना करवाऊं जो उसने पहले की हो। जैसे सपोज अगर मैं एक बहुत लाउड सी और एक वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हम इमरान अशरफ से दोबारा एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे लड़के का रोल नहीं करवाएंगे। आप समझ रहे हैं? जो वो जो हम कहते हैं ना स्टीरियोटाइप, वो वाली चीज मैं कोशिश करता हूँ उससे अवॉइड करूँ। उसकी दो वजूहत होती हैं। एक, मेरे डायरेक्टर होने का फायदा अगर मैं उससे वो डिफरेंट चीज नहीं निकलवा सकता। कोई भी कास्टिंग करने से पहले आमतौर पे लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये कैसा करेगा। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार मैं इससे कैसा करवा सकता हूँ। अगर इससे मैं अच्छा निकलवा सकता हूँ तो मैं उस बंदे पे उतना बर्डन दे देता हूँ। अदरवाइज रहने दो। जैसे इस रोल में जो शेड्स थे, मुझे लगता था वो सारे शेड्स वो उनके साथ जस्टिस कर सकी, और उसने किया माशाल्लाह। आपके सामने है। जहां लोगों को उस पर गुस्सा आना चाहिए था, जहां शुरू में लोगों को उससे प्यार होना चाहिए था, और आखिर में जहां लोगों को उसके लिए रोना चाहिए, वो सब इमोशन हमें पब्लिक से आप बिलीव करिए। हमारे साथ असल में हुआ ये कि इस ड्रामे के दरमियान ही हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी की। आई मीन ड्रामा के ऑन एयर खत्म होने से 10 दिन पहले हमने इसकी रिकॉर्डिंग खत्म की, 8 दिन पहले। तो आउटडोर्स बहुत थे। हम कहीं कब्रिस्तान में शूट करने जा रहे हैं, कभी कहीं शूट करने जा रहे हैं। तो हमें वो जो एक चलते फिरते आदमी का फीडबैक था ना, वो बहुत कमाल मिला, बहुत अच्छा मिला। यानी ऐसा भी हुआ था, एक जगह हम एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। तो वो तारिक रोड पे एक मशहूर जगह है, हमने कब्रिस्तान में शूट किया। लास्ट डे था टीपू का। तो टीपू ने कहा बॉस आज जो है ना वो चीट डे करेंगे, हम नहारी खाएंगे। तो लैला और यशमा दोनों ने कहा जी खा लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम जब वहां गए तो वहां हमारा बैठना मुश्किल हो गया, बिलीव करें। वेटर और जितने वहां पे लोग थे, वो सारे वो उनका प्यार ही था कि वो बार बार आके कह रहे थे कि आप बहुत बुरा कर रही हैं, और हुँ। टीपू को आके कह रहे थे आप बहुत बुरा कर रहे हैं। और लैला की इतनी तारीफ कि आपके साथ ये इतने दोनों इतना बुरा कर रहे हैं और आप इनके साथ खाना खाने भी आ गए। तो वो हम बता रहे होते थे कि यार ये सचमुच अच्छे हुँ, नहीं, सही। ये सिर्फ इतना एक्ट कर रहे हैं। तो वो समहाउ हम ये देख रहे होते हैं कि किस एक्टर में क्या पोटेंशियल है, किस तरह करवा सकते कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बनने के बाद उस तरह से नहीं निकला जिस तरह से आप उसको विजुअलाइज़ कर रहे थे या इमेजिन कर रहे थे? हैं। देखिए हमारे यहाँ ना एक्चुअली बहुत सारी चीजों की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपकी विजुअलाइजेशन पे तो किसी किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हम बजट्स की वजह से समटाइम और बड़ी सारी टेक्निकल फैसिलिटीज होती हैं, कुछ और चीजें होती हैं जिनकी वजह से आप शायद कहानी को उस तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाते। जिस जिस वजह से समहाउ मुझे लगता है ये चीज बेहतर भी है वैसे हमारे लिए ना। मेरी बीच में एक मुलाकात हुई थी अनिल कपूर से। तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे मैं मिला तो किसी ने बताया कि जी पाकिस्तान से हैं। मैंने कहा, अच्छा जी मीडिया से हैं? उन्होंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा जी डायरेक्टर हैं? उसने फिर उन्होंने कहा, अच्छा जी। उनको पता नहीं ड्रामे बनाते हैं। तो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा बैठे हैं आप? मैंने कहा जी आप लोग बहुत बढ़िया काम। मैंने कहा नहीं सर बढ़िया काम तो आप लोग करते हैं। नहीं 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 आप बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार ये इनका बड़ापन है अब ये। सर थैंक यू बट आप लोग जैसा थोड़ी करते हैं। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ आप हमसे बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैंने कहा ये चीजें लेना वजह कुछ और होगी। उन्होंने कहा नहीं देखें हमारे काम का एक तरीका है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या बनाना है, और बाद में देखते हैं कि इस पे क्या लगेगा। तो इस काम का तरीका है। आपके यहाँ ये होता है कि हमारे पास है कितना बजट, अब इसमें देखें क्या बन सकता है, तो आप उसमें बेस्ट देती। तो उन्होंने कहा अगर कल को आपको हमारी तरह काम करने को दे दिया जाए तो आप लोग पता नहीं क्या करेंगे, आप इतना अच्छा काम करेंगे।
लेकिन बॉस अगर कल को हमें कह दिया गया ना कि आपकी तरह काम कर, बॉस हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो समहाउ ये जो ये जो बजट की शॉर्टेज और 50 चीजें हैं, इन वजहों से दैट मेक्स अस मोर क्रिएटिव। इतने में आपने इतना कैसे दिखाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज उसमें दे सके। और मुझे लगता है जहां आप सेटिस्फाई होना शुरू हो जाए ना कि यार मैंने सोचा था मैं मुगले आजम बनाऊं, या मैंने सोचा था मैं टाइटैनिक बनाऊं और मैंने टाइटैनिक बना ली है, तो जब आप ये सोचते हैं तो मुझे लगता है समहाउ आप जो है ना वो आप अपने आप की अपने काम की बेटरमेंट की तरफ नहीं जाते। अबाउट दैट। अच्छा, अब मुझे बताएं अगला प्रोजेक्ट आपका क्या? जी 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 जी। मैं जी अच्छा हाँ, अब एक तो जवाब देते हुए हम सबसे पहले ये सोचना पड़ता है ना कि चैनल का नाम ले सकते हैं इस चैनल पे, या जहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सब नाम लिए जा सकते हम्म, हैं। मैं जी अगला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ARY के लिए विद बिग बैंग प्रोडक्शन। फहद मुस्तफा एंड डॉक्टर अली काजमी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको। लिख रही हैं समीना एजाज। कास्टिंग अभी हमने शुरू नहीं की है, लेकिन देखिए मुझे लगता है इन अ वीक और टू हम कास्टिंग फाइनलाइज कर लेंगे। मार्च एंड में इंशाल्लाह उसके शूट पे जाना है हमने। एंड उसके अलावा ये जो टाइम है ना मेरा, ये जो 1.5-2 महीने, ये 1.5-2 महीने है मेरे, अ, वही जो हम बात कर रहे थे डिजिटल के, जो आप चस्का लेने के लिए करते हैं, जिससे आप कोशिश करते हैं आप अपना आप वो काम जो कि आप करना चाहते हैं, उस तरह की कुछ चीजें हैं जो प्लान है। मैं 2 शॉर्ट फिल्म्स कर रहा हूँ विद सी प्राइम फॉर यूट्यूब, और एक मैं कर रहा हूँ फिल्म जिसमें जिससे डिजिटल के लिए कोई पहला काम कर रही है सारा लोरेन। अच्छा। हाँ, आज वो कर रहा हूँ मैं, जी। हाँ, आज सी उसकी कास्टिंग जरा इनका। प्राइम पे आज एक नया ड्रामा भी आना है मरीना खान का, मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल्ला करके। आई थिंक वो सी प्राइम आज अभी जी 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 हो गया था, मैंने देखा, जी तो जी 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 आई हैव टू वॉच दैट एज वेल। जी आ जाना है। जी बिल्कुल आ जाना है, बल्कि आ गया होगा। आ गया यस। होगा, हाँ मैंने देखा था तो वो आ गया है, जी मैंने आई हैवंट सीन इट येट, उसको भी रिव्यू करना था। जी। तो कोई ऐसा मैसेज या एडवाइस जो आप देना चाहते हैं अपने उन लोगों को जो कि इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, तो क्या करें, कैसे करें? बिकॉज आई थिंक ये डायरेक्टर का काम थोड़ा सा थैंकलेस जॉब लगता है मुझे, नहीं? जी जी समहाउ 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 थैंकलेस है। डायरेक्टर का काम भी, प्रोड्यूसर का काम भी समहाउ थैंकलेस है, लेकिन समहाउ, बट मुझे लगता है डायरेक्टर को अ, खैर वो रिस्पेक्ट तो आपको खुद करानी आनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर को वो वाली रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जरूर मिल जाती है जो उसे मिलनी चाहिए। बाकी मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि बिल्कुल आए, जरूर करें। अ, आप अगर कोई भी काम, बात मैं मीडिया की नहीं कर रहा, जो काम दिल से करेंगे वो डेफिनेटली अच्छा हो। जो काम दिल से करेंगे वो डेफिनेटली अच्छा हो। मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया, अल्लामा इकबाल का, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का। हर फर्द से मतलब इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल। हम ये जो सोचते हैं ना कि कलेक्टिव एफर्ट से जो है वो चेंजेस आएंगी और बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, जरूरी नहीं है। मैं अपने मदार में रहते हुए, अपने डोमेन में रहते हुए, मैं अपना काम ठीक कर लूं और ईमानदारी से कर लूं। काम से मुराद जिस फील्ड से मैं ताल्लुक रखता हूँ, उसके लिए मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं ईमानदारी से कर लूँ, दिल से कर लूँ, आप यकीन जाने बेहतरी जरूर आएगी। और ये बेहतरी सिर्फ आपके अपने काम के लिए नहीं होती, वही बेहतरी आप बेहतर काम करेंगे, आप तो अपनी बेहतरी कर ही रहे हैं, इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो डेफिनेटली उसका फर्क आपके मुल्क पे, आपकी कौम पे डेफिनेटली पड़ता है। तो जो करना चाहते हैं, जो दिल से करना चाहते हैं, खुदा के वास्ते वो करें। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल जिनका जो पैशन जो पैशन है वही हमारा प्रोफेशन है। अगेन वही बात करूंगा कि जो काम आप दिल से करेंगे वो
करना चाहते हैं वो जरूर। चलिए, ऑन दैट नोट मौसम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अगर मैं आपके साथ ये इंटरव्यू करती रही तो ये पूरी रात निकल जाएगी। बहुत सारी मुझे भी यही लगता है, बहुत बातें हैं करने वाली। मेरे 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 किस्से खत्म नहीं होंगे। नहीं, मेरे भी किससे खत्म नहीं होंगे। मसला तो ये है ना कि दो बातें करने वाले जब मिल जाए आपस में ना, तो फिर और जी सेम वेवलेंथ पे, तो फिर वो इंटरव्यू को एंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल हम ये जी बिल्कुल। काम करेंगे और इसको एंड करेंगे इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर दोबारा दूसरे किसी प्रोजेक्ट के लिए दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। फिर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत गॉड मजा। ब्लेस यू, खुश रहें। थैंक यू सो मच मौसम भाई। टिल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।